हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग को पढ़ना है सीआरपीसी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लॉ वाला देसी लड़का में। ठीक है, आइए पढ़ते हैं एक एक करके। देखिए, आज हम लोग को चैप्टर 5 पढ़ना है सीआरपीसी का। सीआरपीसी मतलब जो नया वो बीएनएसएस है। ठीक है, अब नया बीएनएसएस जो लागू हुआ है उसमें कुछ तो चैप्टर्स ऐसे हैं जो पुराने एकदम सेम टू सेम वैसे पुराने की तरह है। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि थोड़ा नए ऐड कर दिए गए हैं, जैसे जो जैसे 21 का था अभिवचनों का संपणन, ऐसे ऐसे करके मतलब उसको नया चैप्टर बना दिया गया है। कुछ सेक्शंस को हटाया गया है, कुछ को जोड़ा गया है। आपको पता है सीआरपीसी में पहले क्या था, अब बीएनएसएस में क्या है। ठीक है, नहीं पता होगा तो पिछले वीडियो में मैंने बताया, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भैया, चैप्टर 5 है व्यक्तियों की गिरफ्तारी। व्यक्तियों की गिरफ्तारी सीआरपीसी में भी यही था। ठीक है, और बीएनएसएस में तो है ही है। तो भैया आप लोग को ये थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है यार वीडियो बनाने में। ठीक है, देखिए, धारा 35 से लेके और 62 तक में दिया गया है बीएनएसएस में। ठीक है, व्यक्तियों की गिरफ्तारी से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं वो 35 से लेके और 62 तक में दिए गए हैं बीएनएसएस में, और सीआरपीसी में दिए गए थे 41 से लेके 60 का तक। ठीक है, जो 41 से 60 का है सीआरपीसी का, यही अब बीएनएसएस बन गया है। ठीक है, 35 से लेके 62 तक। अब हम लोग पूरा तो पढ़ेंगे, 35 से लेके 62 तक पढ़ेंगे, 5वें चैप्टर का सारा सेक्शन पढ़ेंगे, लेकिन जितना जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको बस एक बार इसे खाली पढ़ लेंगे, बहुत ज़्यादा उसको रटेंगे नहीं। ठीक है, और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ पे लिख के अच्छे से समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले लेक्चर आप लोग पढ़िए, उसके बाद बैरेक्ट देख के पढ़ लीजिएगा। मतलब बैरेक्ट अभी मैं पीडीएफ बना के वीडियो बनाता हूँ, वो आप देखिएगा अगले वीडियो पार्ट 2 में। ठीक है, और इसके बाद जो भी प्रोविजन बचे हैं वो पार्ट 2 में रहेगा। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है भैया। अब देखिए, धारा 35 हम लोग स्टार्ट करेंगे धारा 35 से ही। धारा 35 में पुलिस कब वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेगी। ठीक है, तो भैया वारंट के बिना गिरफ्तारी ये कहाँ कहाँ है, पूरे सीआरपीसी में कहाँ है, सीआरपीसी मतलब पूरे बीएनएसएस में कहाँ कहाँ है, और चैप्टर 5 में कहाँ कहाँ है। तो ये इधर मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया है। तो देखिए, पूरे बीएनएसएस में कुल मिला के इतनी जगह पे है, ये देख रहे हैं ना, इतनी जगह पर है, 35, 39, 40, 41 ये सब है। और अध्याय 5 में, पहले अध्याय 5 का देखते हैं कि बिना वारंट गिरफ्तारी। बिना वारंट क्या होता है, गिरफ्तारी का आदेश होता है। ठीक है, वारंट आगे पढ़ाएंगे, पूरा इस पे एक वीडियो रहेगा अच्छे से। अभी तो ये देखिए, बिना वारंट गिरफ्तारी का मतलब है कि बिना वारंट के गिरफ्तारी। ठीक है, बिना मजिस्ट्रेट के आज्ञा के आदेश के बिना गिरफ्तारी डायरेक्ट पुलिस अधिकारी कर सकता है। देखिए, चैप्टर 5 में कुल मिलाकर 4 जगह है, एक 35 में है और एक 39 में है गिरफ्तारी, और एक 40 में, 41 में। अब ये है क्या, तो देखिए 35 में है पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी। ठीक है, 35 में कोई भी पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को कब बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकेगा, ये धारा 35 में है। और धारा 40 में है कि कोई प्राइवेट व्यक्ति, मतलब पुलिस ना तो कोई पुलिस हो ना कोई मजिस्ट्रेट हो, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी उपस्थिति में कोई संज्ञेय अपराध घटित हो या उसकी कुछ और परिस्थितियां हैं। ठीक है, उद्घोषित अपराधी हो, संज्ञेय अपराध उसकी उपस्थिति में करे, ये सब ऐसा। तो ये भैया 40 में है कि प्राइवेट पर्सन द्वारा अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन, और इसमें है अरेस्ट बाय पुलिस विदाउट वारंट। ठीक है, और इसमें अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन विदाउट वारंट, इसमें मजिस्ट्रेट है। धारा 41 में है मजिस्ट्रेट। ठीक है, धारा 41 में है मजिस्ट्रेट बिना वारंट के कब गिरफ्तार कर सकेगा, तो यह कि जब उसकी उपस्थिति में कोई अपराध किया जाता है और उस क्षेत्र में जहां वो गिरफ्तारी करवाने में या करने में सक्षम होता है, वहां पर वो भी गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, तो 35 में पुलिस अधिकारी है पीओ। ठीक है, पीओ मतलब पुलिस ऑफिसर, और यहाँ पे है प्राइवेट पर्सन पीपी। अब पीपी का मतलब प्राइवेट पर्सन, और यहाँ पे है एमजी। ठीक है, यानी मजिस्ट्रेट। और पूरे बीएनएसएस में कुल मिला के ये देखिए इतनी जगह पे दिया गया है कि कहाँ कहाँ बिना अरेस्ट के, बिना वारंट के अरेस्ट है। ठीक है, एक तो 35 में है पुलिस अधिकारी द्वारा, 39 में है, 40 में है, 41 में, ये तो है ही, ये तो आपने अभी पढ़ा ही अध्याय 5 में ये। इसके अध्याय 5 के बाहर ये देखिए इतनी जगह पे अध्याय 5 के बाहर ये प्रोविजंस दिए गए हैं जहां पर बिना वारंट की गिरफ्तारी हो सकेगा। एक तो 61(2) है, 61(2) ऑफ बीएनएसएस। ठीक है, और ये बीएनएसएस का है भैया, सीआरपीसी मत ढूंढने लगिएगा। तो बीएनएसएस 61(2) में है, फिर 128 में है,
फिर 129 में है, फिर 142 में है, फिर 170 एक में है, 142 6। ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना वो उपखंड होता है, ठीक है। तो 142 6 में है, 170 एक में है और 373 3 में है, फिर 482 एक में है, ठीक है। 473 सॉरी, 473 3 और 482 एक, इतनी जगह पर ये पूरा चार्ट आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ये वाला, ठीक है। ये पूरा चार्ट आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है भैया, ठीक है। अध्याय 5 में इतनी जगह गिरफ्तारी, एक तो पुलिस अधिकारी को कर सकता है गिरफ्तारी बिना वारंट, एक तो प्राइवेट पर्सन कर सकता है बिना वारंट गिरफ्तारी, एक मजिस्ट्रेट कर सकता है बिना वारंट गिरफ्तारी। लेकिन गिरफ्तारी की कैसे जाएगी, कैसे गिरफ्तारी की जाएगी? तो भैया 62 में दिया गया है कि गिरफ्तारी बीएनएसएस के अनुसार ही की जाएगी। मतलब बीएनएसएस में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं उसी के अनुसार ही ये गिरफ्तारी की जाएगी, ठीक है, इनके द्वारा। तो भैया ये रहा आपका छोटा सा चार्ट, ये टोटल चार्ट आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए, अब धारा 35 पे आते हैं। धारा 35 में भैया कुल मिलाकर 7 खंड दिए गए हैं, ठीक है। सीआरपीसी के 6 खंड सीआरपीसी में थे, एक 7वां खंड जो है वो नया जोड़ा गया है बीएनएसएस में। नया कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए कोई गंभीर बीमार व्यक्ति है गंभीर रूप से, या कोई 60 वर्ष से ऊपर का कोई आदमी है, अगर उसके बारे में ये सूचना दिया जाता है कि इसने कोई अपराध किया है तो वो गिरफ्तारी ऐसे ही नहीं हो जाएगी। गिरफ्तारी एसआई के पूर्वानुमति से होगी। मतलब जो एसआई रैंक का होगा, सब इंस्पेक्टर, उप निरीक्षक, उस रैंक का या उससे कोई ऊपर रैंक का अधिकारी की पूर्वानुमति होगी, तभी वो गिरफ्तारी की जाएगी, ठीक है। अरे ये मैं लिखा हूँ नीचे, तो देख लीजिए आप लोग। ये खाली ध्यान रखिए कि धारा 35 में कुल मिलाकर 7 खंड है। कितने? 7 खंड, ठीक है। अब 35 है क्या, तो पुलिस कब वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेगी? ये देखिए, पुलिस अधिकारी कब वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेगी। अब गिरफ्तारी मतलब ये 7 खंडों में कैसे है, कब आवश्यक है कब आवश्यक नहीं, इसको अलग अलग खंड में बांट दिया। देखिए एक चार्ट मैंने बनाया है ये वाला, ठीक है। इसमें जब आवश्यक हो गिरफ्तारी तब कौन कौन सा उपधारा लागू होगा, और जब आवश्यक ना हो गिरफ्तारी तब कौन कौन सा उपधारा लागू होगा, ठीक है। उपधारा 1 और 2, 1 और 2 क्या है मैं अभी फुल डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। आपको अध्याय 5 में कुल मिलाकर 35 से लेकर और 62 तक धाराएं पढ़नी है, और एक एक सेक्शन करके अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी इस वीडियो में थोड़ा सा अध्याय 5 से हम लोग परिचित हुए हैं और बिना वारंट गिरफ्तारी से परिचित हुए हैं। बिना वारंट गिरफ्तारी ये है, एक पार्ट है कि बिना वारंट गिरफ्तारी अध्याय 5 में कहाँ है। तो अध्याय 5 में बिना वारंट गिरफ्तारी 3 लोग कर सकते हैं, एक तो पुलिस कर सकता है, दूसरे प्राइवेट पर्सन कर सकता है, यानी कोई भी प्राइवेट व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, और तीसरा मजिस्ट्रेट। तो अध्याय 5 में 3 लोग गिरफ्तार कर सकते हैं और 3 जगह प्रोविजन दिया गया है, ये 4 है, एक तो 39 में भी है। अब बीएनएसएस में पूरे कहाँ प्रोविजन है, तो ये तो है ही, इसके साथ यहाँ भी है, ठीक है। ये आप लोग चार्ट देख लीजिए अच्छे से। तो हम लोग इससे परिचित हो गए कि बिना वारंट गिरफ्तारी क्या होता है, मतलब कहाँ कहाँ पे दिया गया है और कौन कौन कर सकता है, ठीक है। अब देखेंगे कि एक एक करके जो पुलिस अधिकारी है तो वो कैसे बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है, फिर प्राइवेट पर्सन का देखेंगे, फिर मजिस्ट्रेट का देखेंगे, फिर ऐसे रिलेटेड गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, उसकी प्रक्रिया क्या है, ठीक है। और गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति के क्या अधिकार हैं, वो सब जानेंगे डिटेल में। अभी एक एक करके ये देखते हैं। तो भैया देखिए, गिरफ्तारी यदि आवश्यक हो तो उपधारा 1 और 2 लागू होगी, यदि आवश्यक ना हो तो उपधारा 3 4 5 6 लागू होगी, ठीक है। और 7वां खंड तो ऐसे ही है, अभी नया नया जोड़ा गया है, मैंने आपको बताया। देखिए उपधारा 1 में क्या है कि पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट गिरफ्तारी, इसकी परिस्थितियां दी गई हैं। धारा 35 के उपधारा 1 में कुल मिलाकर 10 परिस्थितियां दी गई हैं, 10 सिचुएशंस, जहां पे कोई भी पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है। और ये परिस्थितियां यहाँ पर दी गई हैं, ये पढ़ेंगे। पहले हम लोग पहले 7 खंड देख लेते हैं कि 7 खंड में है क्या। तो पहले खंड में है, मैं आप लोग को ये फुल डिटेल में दिखाऊंगा, डायरेक्ट आप लोग को दिखाऊंगा, अभी यहाँ परिचित करा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग को सिर्फ यही देखना है। तो इसमें है पुलिस अधिकारी बिना वारंट गिरफ्तारी, मतलब इसकी परिस्थिति है। अब दूसरे खंड में है कि संज्ञेय अपराध, मान लीजिए कोई असंज्ञेय अपराध है, ठीक है, संज्ञेय अपराध ना हो, कोई बहुत गंभीर अपराध ना हो, तो वो गिरफ्तारी कब होगी,
जब मजिस्ट्रेट आदेश दे, ठीक है, और बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के गिरफ्तारी नहीं होगी। दूसरे खंड में है। पहले खंड में है कि पुलिस अधिकारी बिना वारंट गिरफ्तार कर सकेगी, इसकी परिस्थिति दी गई है कि कब कब गिरफ्तार कर सकेगी। और दूसरे खंड में है कि अगर असंज्ञेय अपराध है, ठीक है, अगर असंज्ञेय अपराध है तब गिरफ्तारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के नहीं होगी। और पता है वारंट के बिना गिरफ्तार कब कर सकेगी पुलिस? जब कोई संज्ञेय अपराध हो, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है, अभी बताता हूँ। देखिए तीसरा खंड है जहाँ गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है, वहाँ जहाँ मान लीजिए गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है, वहाँ पर पुलिस अधिकारी, कोई भी पुलिस अधिकारी अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए नोटिस देगा, ठीक है, किसे? उस व्यक्ति को जिसके ऊपर ऐसा आरोप लगाया गया है कि इसने कोई संज्ञेय अपराध किया है या असंज्ञेय अपराध किया है, जो भी किया है, मतलब ये कोई अपराध किया है कि उसको अगर पुलिस अधिकारी को ये सूचना दिया जाएगा कि भैया ऐसा कोई अपराध किया गया है, तो वो अगर गिरफ्तार उसको लगेगा, ऐसा विश्वास हो जाता है कि हाँ ऐसा अपराध घटित किया गया है, तो वो उसको सूचना देगा, और नहीं तो सीधे बिना वारंट गिरफ्तार कर लेगा। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति है जहाँ पे यह आवश्यक नहीं लगता उसको कि गिरफ्तार किया जाए, वहाँ उसे सूचना देगा उस व्यक्ति को कि उसके समक्ष हाजिर हो और जो भी डिटेल वो मांगे वो दें, जैसे नाम, पता, ये सब, ठीक है। और अगर मान लीजिए ऐसी सूचना जारी हो गई, तब वो व्यक्ति क्या करेगा? उस व्यक्ति का कर्तव्य दिया गया है खंड 4 में, ठीक है। पहले खंड में है पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कब कर सकेगा, तो समक्ष वो मतलब संज्ञेय अपराध उसकी उपस्थिति में कोई घटित किया गया हो, ठीक है, तब वो बिना वारंट गिरफ्तार कर सकेगा। और ऐसे ऐसे 10 परिस्थिति दी गई है। अब दूसरे खंड में दिया गया है कि संज्ञेय अपराध अगर नहीं है, असंज्ञेय अपराध है, तो बिना मजिस्ट्रेट के आदेश की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। तीसरा खंड है कि यदि गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है तो पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को सूचना देगा। किस व्यक्ति को? तो जो अपराध जिसके बारे में यह इत्तिला दिया गया है, सूचना दिया गया है कि यह अपराध घटित किया है, जिसके ऊपर आरोप है इस अपराध करने का, वो उस अपराधी को मतलब अभियुक्त को सूचना देगा, उस व्यक्ति को। अब यहाँ पे चौथा खंड देख लीजिए कि सूचना जारी होने पर वो व्यक्ति क्या करेगा, उसका क्या कर्तव्य है। तो भैया सूचना जारी होने पर उस व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर जो डिटेल मांगे जाए वो डिटेल दे, ठीक है। अब 5वां खंड देख लीजिए, जब तक सूचना का अनुपालन किया जा रहा है, मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, किसी पुलिस अधिकारी ने उसको सूचना दिया कि आपके खिलाफ ये आरोप है कि आपने कोई संज्ञेय अपराध किया है, तो आप आइए, उपस्थित होइए, अपना नाम, पता, डिटेल जो भी पुलिस अधिकारी पूछे वो बताइए, ठीक है। तो जब तक उसका अनुपालन किया जा रहा है, जब तक वह व्यक्ति उपस्थित होता रह रहा है, जब जब वो बुला रहा है, आ रहा है, जो वो कह रहा है, कर रहा है, मतलब नाम, पता या कुछ भी डिटेल जो भी वो पूछताछ कर रहा है, वो उसमें अन्वेषण, उसके मतलब जो भी उसका वो चल रहा है इन्वेस्टिगेशन, उसमें सपोर्ट कर रहा है, तो भैया गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, ठीक है। ये है 5वें खंड में। अब 6वें खंड में है कि जैसे मान लीजिए कि अनुपालन में असमर्थता हो, कोई भी व्यक्ति जिसे पुलिस अधिकारी ये सूचना देता है कि आपके खिलाफ ये आरोप है, आप आइए, उपस्थित होइए और डिटेल बताइए, ठीक है। तो अगर वो उपस्थित नहीं हो पाता है, ठीक है, तो उसकी गिरफ्तारी हो सकेगी, या पुलिस अधिकारी उसको गिरफ्तार कर सकेगा, ठीक है। अब 7वां खंड देख लीजिए और सबसे लास्ट, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो गंभीर रूप से बीमार है या 60 वर्ष से ऊपर का कोई व्यक्ति है, तो उसको बिना एसआई के पूर्वानुमति से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन कब नहीं किया जाएगा? जब उसके ऊपर ऐसा आरोप है कि उसने कोई ऐसा अपराध किया है जो 3 वर्ष से कम कारावास से दंडनीय हो, ठीक है। ऐसा अपराध जो 3 वर्ष से कम के मतलब अपराध दंड से दंडनीय है, उस परिस्थिति में अगर किसी व्यक्ति जो पर आरोप है कि उसने कोई अपराध किया है और वह व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है या तो फिर 60 वर्ष से ऊपर का है, तो उसे ऐसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। पहले एसआई को या सीनियर सब इंस्पेक्टर, उप निरीक्षक को से परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब भैया उपधारा 1 में जो भी परिस्थितियां दी गई हैं, बिना वारंट गिरफ्तारी की परिस्थिति, ठीक है, बिना वारंट गिरफ्तारी की परिस्थिति जो दी गई है, ये टोटल 10 हैं और 10 इधर लिखे गए हैं। तो देखिए, पहली परिस्थिति है कि पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में यदि कोई व्यक्ति अपराध कर देता है, संज्ञेय अपराध, तो पुलिस अधिकारी बिना वारंट के उसको गिरफ्तार कर सकता है। अब दूसरी परिस्थिति है कि कोई भी व्यक्ति जो संज्ञेय अपराध
ऐसा संज्ञेय अपराध करता है जो 7 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है, 7 वर्ष या उससे कम के कारावास से दंडनीय है, तो उसको बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर पुलिस अधिकारी को ऐसा विश्वास हो जाता है कि ये अपराध किया गया तभी गिरफ्तारी करेगी, इसमें भी कुल मिला के 7-8 परिस्थिति दी गई है, ठीक है। अब कब कौन कौन सी परिस्थिति होगी और गिरफ्तारी क्यों होगा, आप ये बताइए कि बिना वारंट गिरफ्तारी क्यों की जाएगी, ठीक है। बिना वारंट गिरफ्तारी इसलिए की जाएगी ताकि वो जो व्यक्ति है वो साक्ष्य से, जिसके ऊपर आरोप लगा है, वो साक्ष्य से छेड़छाड़ ना कर सके, जिसने मतलब जो साक्षी है, जो गवाही देगा उसके खिलाफ उसको धमका ना सके, या ऐसी ऐसी तमाम परिस्थितियां हैं, ठीक है, वो भी मैं डिटेल में बताऊंगा। अब तीसरा खंड देख लीजिए, मतलब तीसरा उपखंड उसमें का, पहले खंड का ये उपखंड, ठीक है। अब 7 वर्ष या उससे अधिक या मृत्यु दंड से दंडनीय कोई अपराध किया गया है, तब अपराधी को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकेगा, ठीक है। अब चौथा परिस्थिति है कि उद्घोषित अपराधी। उद्घोषित अपराधी का मतलब होता है भैया, राज्य सरकार किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित कर देता है, ठीक है। तो उस व्यक्ति को या उसके बारे में कोई सूचना मिलने पर कि वो यहाँ है वहाँ है, सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी बिना वारंट उसको गिरफ्तार कर सकेगा, ठीक है। और पांचवी परिस्थिति है भैया, पांचवी परिस्थिति है अगर कोई भी व्यक्ति है उसके कब्जे में चुराई हुई संपत्ति पाई जाती है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति के कब्जे में चुराई हुई संपत्ति पाई जाती है या उसे संदेह है पुलिस अधिकारी को कि ऐसी संपत्ति है जो चुराए जाने का अनुमान लगा सकता है, अगर वो मान लीजिए कि उसको विश्वास है कि चुराई गई संपत्ति है, तो वो सीधे अरेस्ट कर लेगा बिना वारंट, ठीक है। अब छठवीं परिस्थिति है कि कोई भी पुलिस अधिकारी है उसके कर्तव्य पालन में बाधा पहुंचा रहा है कोई व्यक्ति, मान लीजिए वो कोई पुलिस अधिकारी है, वो गया किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, और गिरफ्तार जैसे वो कर रहा है तो उसके इस काम में कोई बाधा डाल रहा है, ठीक है, वो इसका कर्तव्य ही तो है, तो उसके कर्तव्य में बाधा डालने पर वो बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकेगा। और सातवीं परिस्थिति है आर्म फोर्सेस का कोई भी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिस पर अभित्याजक होने का आरोप है। अभित्याजक होने का क्या मतलब है, जैसे अभित्याजक कहाँ का अभित्याजक, आर्म्ड फोर्सेस का, यानी कि संघ के सशस्त्र बलों का। आर्म्ड फोर्सेस मतलब सशस्त्र बल होता है, लेकिन इसका मतलब नहीं राज्य का सशस्त्र बल, पुलिस नहीं, संघ का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो आर्म्ड फोर्सेस है उसका कोई सदस्य अगर उसे छोड़ के भाग आता है, जैसे फोर्स को कोई छोड़ के भाग आता है, तो यह सूचना मिलने पर कि या उस पर संदेह होने पर कि ये अभित्याजक है, यही है वो जो छोड़ के भाग आया है, अगर वो है तो उसको बिना वारंट पुलिस गिरफ्तार कर सकेगी, ठीक है। अब आठवीं परिस्थिति है कि भारत के बाहर कोई अपराध किया गया है और वह अपराध यदि भारत में किया गया होता तो वह अपराध होता, और ऐसा व्यक्ति भारत में घूम रहा है, ठीक है, और उस पर संदेह है कि ऐसा कि अपराध इसी ने किया है, तो उसको बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकेगा। और पता है आप लोग को एक बात बता दूं, प्रत्यर्पण संधि नाम तो सुने होंगे आप लोग। तो क्या होता है ना कि जैसे दो देश हैं, मान लीजिए कि भारत है और आप रसिया को मान लीजिए, या रसिया या चाइना, कोई भी, अमेरिका मान लीजिए, उन दोनों देशों के बीच में कोई संधि है, कोई समझौता है कि मान लीजिए अगर मेरे यहाँ कोई व्यक्ति अपराध करके आपके यहाँ भाग जाता है तो आप उस व्यक्ति को पकड़कर मेरे हवाले करेंगे, ठीक है, ये होता है प्रत्यर्पण संधि। तो भैया ऐसा कोई व्यक्ति जो बाहर कोई अपराध करता है और प्रत्यर्पण संधि के अंतर्गत वो देश आता है जहां से वो भाग कर आया है, जहां वो अपराध किया गया है, और अपराध करने के बाद भारत में भाग आया। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अमेरिका में अपराध करता है और अमेरिका और भारत के बीच में प्रत्यर्पण संधि है कि भैया अगर आप लोगों के यहाँ, मतलब अगर हमारे यहाँ कोई अपराध करके आपके यहाँ भाग जाता है या आपके यहाँ कोई अपराध करके मेरे यहाँ भाग जाता है, तो दोनों देश एक दूसरे के देश में के अपराधी को पकड़ के उसके हवाले करेंगे, ठीक है, इसको कहते हैं प्रत्यर्पण संधि। तो अगर प्रत्यर्पण संधि है मान लीजिए अमेरिका के बीच में, और कोई व्यक्ति वहां पे अमेरिका में कोई अपराध करके, मर्डर करके, रेप करके, चोरी करके भाग आता है यहाँ पे, या कोई घोटाला करके यहाँ पे भाग आता है, तो मतलब भारत उसको, अपराधी को बिना, भारत का कोई भी पुलिस अधिकारी उस अपराधी को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकेगा और उसके बाद भारत सरकार अमेरिका को उसे हैंडओवर कर सकेगा, ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पे कुछ घोटाला करके विजय माल्या और नीरव मोदी ये लोग भाग गए हैं विदेश में, तो भैया इन लोगों को जहाँ भाग के गए हैं, अगर भारत से
और उस देशों से प्रत्यर्पण संधि है होगी या है, तो वो देश नीरव मोदी को और विजय माल्या को पकड़कर भारत को सौंपेगा, ठीक है, और नहीं है तो नहीं सौंपेगा। वो दूसरी विषय है, वो हम लोग विषयांतर हो रहे हैं तो अभी इस पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अगर प्रत्यर्पण संधि है और कोई भी व्यक्ति भारत से बाहर कोई अपराध करता है और भारत में आ जाता है, तो उसको बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकेगा, ठीक है। अब 9वीं परिस्थिति है कि 394(5) के नियम का भंग करने पर, मान लीजिए कोई दोष सिद्ध किया गया है व्यक्ति, उसको छोड़ दिया गया है कि ठीक है आप करिए, मतलब रहिए बाहर, और जब आपको बुलाया जाए तो आप आइए। कुछ परिस्थिति दी गई है 394(5) में, राज्य सरकार लगाती है, ठीक है। तो अगर उस परिस्थिति का भंग करने पर, कि मान लीजिए नाम निवास स्थान बदल लिया, ठीक है, निवास स्थान पर पाया ही नहीं जा रहा है, वो उपस्थित नहीं है अपने निवास स्थान पर, कहीं भाग गया है, तो उसके बारे में, ठीक है, कोई नियम अगर राज्य सरकार बनाता है, जो भी नियम बनाए, जरूरी नहीं कि वो डिसाइडेड नहीं है नियम कौन कौन सा बनाएगा, लेकिन जो भी नियम बनाए तो राज्य सरकार उस नियम का अगर कोई व्यक्ति भंग कर देता है, और वह व्यक्ति कौन होना चाहिए, वो कोई अपराधी होना चाहिए जो कि दोष सिद्ध हो, दोष सिद्ध अपराधी अगर कोई है, उसको छोड़े जाने पर राज्य सरकार कुछ नियम पर, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अपराध करता है और वह राज्य सरकार उसको किसी शर्तों पर, जैसे जमानत जो होता है, तो किसी शर्तों पर छोड़ देता है जमानत लेने पर, और वह शर्त अगर वो भंग कर देता है, ठीक है, जो राज्य सरकार लगाई होती है जिस पर उसको जमानत मिली होती है, तो बिना वारंट उसको अरेस्ट किया जा सकेगा। अब 10वीं परिस्थिति और इम्पोर्टेंट है ये, कि अन्य पुलिस अधिकारी से अध्यपेक्षा। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति एक जिले से अपराध करके या एक पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार में अपराध करे और दूसरे पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार में भाग जाए, तो कोई भी पुलिस अधिकारी वहां के उस क्षेत्र के पुलिस अधिकारी से अध्यपेक्षा कर सकेगा, रिक्वेजिशन कर सकेगा, रिक्वेस्ट कर सकेगा कि आप इस व्यक्ति को पकड़कर हमको सौंपिए, लेकिन तब सौंपेगा जब वह अधिकारी जिसने अध्यपेक्षा की है, जो प्रार्थना कर रहा है, वह उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए मैं और आप कोई भी अपराध करके भागते हैं और मुझे आपको पकड़ना है, मेरे ही क्षेत्राधिकार में आपने अपराध किया है और आप मेरे क्षेत्राधिकार से बाहर भाग गए, तो जहां भागेंगे आप, वहां के किसी पुलिस अधिकारी को मैं यहाँ से अध्यपेक्षा करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस आदमी को पकड़कर मेरे हवाले कर दीजिए। लेकिन मैं तभी रिक्वेस्ट कर सकूंगा या वो तभी अरेस्ट करके आपको मुझे सौंपेगा जब मैं आपको अरेस्ट करने के लिए प्राधिकृत होऊंगा, तब, ठीक है। तो भैया ये रहा आपका अध्याय 5, व्यक्तियों की गिरफ्तारी से संबंधित कुछ प्रावधान। अगले प्रावधान जो है वो पार्ट 2 में होगा। अभी हम लोगों ने, चूंकि धारा 31 मोस्ट इंपॉर्टेंट था, हम लोगों ने इसीलिए धारा 31 को फुल डिटेल में पढ़ा। यहाँ पे बैरेक्ट में PDF बना के अच्छे से पढ़ा जाएगा हम लोग, और सारे डिटेल फुल कवरेज होगी भैया, सारे भी मतलब सारे प्रोविजंस का फुल कवरेज होगा। आप लोग अच्छे से पढ़िए। एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, ठीक है। 35 में कुल मिलाकर 7 खंड दिए गए हैं। धारा 35 है कि पुलिस अधिकारी कब किसी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकेगी, तो इसमें कुल मिलाकर 7 खंड दिए गए, 1 2 3 4 5 6 7 करके। और 7 खंड में जो पहला खंड है वो सबसे बड़ा है, उसमें 10 परिस्थिति दी गई है कि कब कोई व्यक्ति, मतलब पुलिस अधिकारी, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा, और 10 परिस्थितियां ये हैं, ठीक है। अब दूसरे खंड में, तीसरे खंड में, दूसरा तीसरा खंड छोटा छोटा है, ये देखिए, तो इसीलिए मैंने इधर लिख दिया है। दूसरे खंड में है कि जब असंज्ञेय अपराध कायद करने का आरोप है तो बिना मजिस्ट्रेट के आदेश की गिरफ्तारी नहीं होगी। तीसरा है कि जहां गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है वहां पुलिस अधिकारी सूचना देगा। चौथे में है कि सूचना का अगर मान लीजिए वो पालन करता रहा तो उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। और उसी के अगले में है कि अगर सूचना का अनुपालन नहीं कर रहा है तो गिरफ्तारी की जा सकेगी। और छठवें में है कि छठवें में है कि गिरफ्तारी का अनुपालन, अगर मान लीजिए अनुपालन नहीं कर पा रहा है सूचना का, जो सूचना दिया गया है उसमें कुछ जो कहा गया वो नहीं कर पा रहा है भैया, तो गिरफ्तारी की जा सकेगी। और 7वां खंड है, सबसे लास्ट है, नया जोड़ा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिस पर 3 वर्ष के कारावास से दंडनीय अपराध का आरोप है, मतलब ऐसे अपराध का आरोप है जिसमें मैक्सिमम सजा 3 वर्ष तक दी जा सकती है, तो ऐसा व्यक्ति अगर गंभीर रूप से बीमार है, उसको कोई भयानक रोग हो गया है, या तो फिर वो 60 साल से ऊपर का है, तो उस व्यक्ति की गिरफ्तारी ऐसे नहीं हो सकती। उसके लिए
एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर यानी कि उप निरीक्षक की पूर्वानुमति लेनी पड़ेगी कि सर इसको गिरफ्तार कर लूं। ये रहे आपके सामने प्रोविजंस। बिना वारंट गिरफ्तारी के दो पार्ट है, एक तो अध्याय 5 में दिया गया है और एक पूरे बीएनएसएस में। पूरे बीएनएसएस में है जो है वो तो अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग सेक्शंस में है, वो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अभी अध्याय 5 में पढ़ना जरूरी था, तो आप लोग अगर चाहें तो खाली इसी पे ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, अध्याय 5 में जो बिना वारंट गिरफ्तारी है उस पर ध्यान दीजिए। 35, 39, 40, 41। ठीक है, 35 में पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर रहा है, 40 में प्राइवेट पर्सन है, 41 में मजिस्ट्रेट है। तो आप लोग ये पढ़ते रहिए। और भैया अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आगे ऐसी जानकारी, ऐसे लेक्चर्स हम लोग और देख सकें, हम लोग हमारा आपका इंटरेक्शन बना रहे। और भैया पढ़ाई तो करना पड़ेगा यार, पढ़ाई हर हालत में करना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोचे कि पढ़ाई के अलावा कोई और ऑप्शन है तो यह कोई ऑप्शन नहीं है। या तो फिर आप मजदूरी करेंगे या पढ़ाई करके कोई ऑफिसर बनेंगे या किसी लायक बनेंगे। ऑफिसर का मतलब जरूरी नहीं गवर्नमेंट ऑफिसर हो, आप प्राइवेट अगर मान लीजिए प्रैक्टिस करते हैं या कुछ भी करते हैं तो भी आप एक ऑफिसर ही हैं। एक अधिवक्ता जो होता है ना भैया, वकील, वो कोर्ट का ऑफिसर ही होता है। तो आप लोग अगर लॉ के स्टूडेंट हैं तो अच्छे से पढ़िए भैया, ऑफिसर तो बनना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। और एडवोकेसी करने में भी आजकल बहुत कम स्कोप है। ऐसे नहीं कि आप जाके खड़े हो जाएंगे, आप सफल हो जाएंगे। सफल होने के लिए बहुत मेहनत से पढ़ना पड़ेगा भैया, बहुत भीड़ है हर जगह। ठीक है, बाकी आपकी किस्मत और आपकी मेहनत। ठीक है भैया, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।